देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, सॉरी लेक्चर था, उसमें बताया गया था कि जो भारत की नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में, उनके विषय में बताया था। अब हमारे पास क्या है, उन नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो नदियां अपना पानी जो है अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, तो इनका क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर हम पहले बताते हैं आपको। सबसे पहले सबसे उत्तर में कौन सी है, लूनी नदी, फिर साबरमती नदी, फिर माहे, फिर नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, श्रावस्ती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। ये जो नदी हैं भारत की, इतनी नदियां इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये मेजर नदियां हैं जो कि अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। यानी इनका जो मूवमेंट है वो ईस्ट से लेके पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर है। ठीक है, ये डायरेक्शन है इनकी। जबकि इससे पहले जो नदियां थी वो बे ऑफ बंगाल में पानी गिराती थी। ठीक, जैसे ये भारत है मेरा, तो इस तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और इस तरफ क्या है, अरब सागर है, अरब है, और पश्चिम में की तरफ क्या है, पश्चिम की तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो इससे पहले जो नदियां बताई थी हम लोगों ने, वो जा रही थी बे ऑफ बंगाल में, लेकिन अब जो हम लोग नदियां पढ़ने जा रहे हैं वो नदियों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपना पानी अरब सागर में गिराती है। ठीक है, तो इसमें हमने बताया आपसे, सबसे पहले जो नदी थी लूनी, सबसे नॉर्थ में है, फिर उसके बाद साबरमती है, उसके बाद माहे है, फिर नर्मदा है, फिर तापी है, मांडवी है, मांडवी, जुआरी, श्रावस्ती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नदियां जो है, कौन सी नदी जो कि अपना पानी अरब सागर में नहीं गिराती। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो अपना पानी अरब सागर में नहीं गिराती है। एक नदी आपको देगा लूनी, साबरमती, नर्मदा, और एक ऑप्शन दे देगा गोदावरी। तो हम बताएंगे कि गोदावरी नदी जो है वो अपना पानी अरब सागर में ना गिरा के बे ऑफ बंगाल में गिराती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, चार नदियां हैं जो हमको याद होना चाहिए। ये जो चार नदियां हैं ये अपना पानी जो है खंबात की खाड़ी में गिराती है। खंबात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात के पास जो है। तो चार नदियां कौन सी है, सबसे पहले है साबरमती, फिर माहे, फिर नर्मदा और तापी। ये चारों नदियां अपना पानी जो है अरब सागर में तो गिराती हैं, लेकिन अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी है उसमें अपना ये पानी गिराती हैं। ठीक है, अब इसके बाद सुनो, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी एक भ्रंश घाटी से बहती हैं। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। मतलब नर्मदा नदी और तापी नदी जो है ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक, और इसके बाद क्या है, लूनी नदी। सबसे इसमें देख लो, नर्मदा नदी जो है कौन सी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, सतपुड़ा पहाड़ी। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी है, सतपुड़ा पहाड़ी, और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी है, तापी। नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, नर्मदा भ्रंश घाटी जो है सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, जबकि तापी नदी जो है सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है। कहानी ऐसे कुछ है कि जैसे हमारे पास ये रही सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी है ये, तो इसके इस तरफ जो नदी बह रही है वो नदी है नर्मदा, यानी उत्तर में है, और जो इसके नीचे बह रही नदी उस नदी का नाम है तापी। तो यही हम बताना चाहते हैं आपसे कि जो उत्तर में बहती है सतपुड़ा के, वो नदी का नाम है नर्मदा, और जो दक्षिण में बहती है नदी सतपुड़ा पहाड़ी के, उसका नाम है तापी। ये दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो लूनी नदी के विषय में। लूनी नदी जो है राजस्थान में आरावली अरावली पर्वत श्रेणी जो है उससे निकलती है। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक, समुद्र तक पहुंचने से पहले ही ये अपना कच्छ का जो रण है वहां पर उसमें विलीन हो जाती है। यानी लूनी नदी देखा जाए तो अपना पानी जो है अरब सागर तक पहुंचा ही नहीं पाती है, बल्कि वो कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है। ठीक, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है, अगर पानी बहता तो कहाँ पे पहुंचता, बे ऑफ बंगाल में,
क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन ये है ईस्ट से वेस्ट की ओर। लेकिन ये अपना पानी पूरा कहाँ विलीन कर देती है, कच्छ के रण में विलीन कर देती है। ये बे ऑफ बंगाल तक पहुंच ही नहीं पाती, सॉरी अरब सागर तक पहुंच ही नहीं पाती। कौन सी नदी, लूनी नदी। फिर इसके बाद बात आते हैं साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी के विषय में सुनो। इसमें क्या है, राजस्थान में उदयपुर, साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर के मेवाड़, कहाँ से निकलती है, उदयपुर के मेवाड़ से निकलती है। कौन सी नदी है, साबरमती नदी, और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो हमने 4 नदी बताई थी, कौन कौन सी देख लो। पहली नदी बताई थी हमने साबरमती, माहे, नर्मदा और तापी। ठीक है, ये चारों नदियां कहाँ पे अपना पानी गिरा रही थी, वहां पे खंबात की खाड़ी में। अब माहे की बात सुनो। माहे जो है कहाँ से निकलती है, माहे नदी जो निकलती है, माहे नदी निकलती है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से। कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वत से। आपसे क्वेश्चन सीधा जनरेट कर सकते हैं कि माहे नदी कहाँ से निकलती है, तो हम बताएंगे विंध्य पर्वत से। विंध्य पर्वत कहाँ पे है, एमपी में है। ठीक है, और माहे नदी भी अपना पानी कहाँ गिराती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अब इसके बाद देखो, माहे नदी की खासियत ये है कि माहे नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माहे नदी। कहाँ पे काटती है, राजस्थान में। तो क्वेश्चन क्या जनरेट होगा, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माहे नदी है। पूछ लेगा कहाँ पे काटती है, तो राजस्थान में काटती है। कहाँ पे अपना पानी गिराती है, खंबात की खाड़ी में। फिर बात आती है नर्मदा की। नर्मदा में क्या है, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि अरब सागर में पानी गिराती है, तो हम बताएंगे नर्मदा। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा की 2 खासियत, पहला ये प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर पे पानी गिराने वाली सबसे बड़ी नदी है। दूसरा, गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। नर्मदा के विषय में ये कहा यह है कि नर्मदा जो है मैकाल पर्वत कहाँ पे है, एमपी में है। मैकाल पर्वत पर अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो हम बताएंगे अमरकंटक चोटी से। अगर अमरकंटक चोटी नहीं दिया हुआ है तो किस स्टेट से, तो एमपी। ये भी नहीं दिया हुआ है तो पूछेगा किस पर्वत से निकलती है, तो हम बता देंगे मैकाल पर्वत। ठीक, इसके बाद भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये तो बता ही चुके हैं कि नर्मदा, माहे, 4 नदियों के नाम बताया था ना हमने, कौन कौन सी थी, नर्मदा, माहे, तापी और साबरमती। ये चारों नदियां कहाँ पे अपना पानी गिरा रही हैं, खंबात की खाड़ी पे। ठीक है, ये चारों के विषय में। अब इसके बाद बात आती है किसकी, नर्मदा हो गई। अब तापी नदी के विषय में सुनो। तापी नदी कहाँ से निकलती है, तापी नदी भी एमपी से निकलती है। किस पर्वत से निकलती है, महादेव पहाड़ी से। इससे पहले जो नदी बताया था वो कहाँ से निकली थी, अमरकंटक। और कौन सा पर्वत था, मैकाल पर्वत। जबकि तापी के लिए कौन सा पर्वत है, महादेव पर्वत। महादेव पर्वत में सटे हुए बैतूल के पठार से। जबकि नर्मदा कहाँ से निकली थी, अमरकंटक चोटी से। ठीक है, तो तापी के विषय में क्या याद रखना है, एमपी से निकलती है, महादेव पहाड़ी से निकलती है। महादेव पहाड़ी में एक जगह है जहाँ उसके सटे हुआ है उससे, उसका नाम है बैतूल के पठार। ठीक है, सूरत के समीप, गुजरात का जो सूरत है उसके समीप खंबात की खाड़ी पे अपना जल गिराती है। कौन सी नदी है, तापी नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी थी, अभी हमने बताया था, नर्मदा। इसके बाद कौन सी नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, दूसरी लंबी नदी है, तापी के विषय में। अब बात आती है किसकी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ये हमको याद होना चाहिए। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने बताया कि पश्चिमी जितनी भी नदी बताई जो कि अरब सागर में जल गिरा रही थी। अब इसके बाद और कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में जल गिराएंगी, लेकिन ये नदियां जो हैं पश्चिमी घाट से निकल रही हैं। ठीक है,
पश्चिमी घाट से निकलने का इनकी लंबाई जो है बहुत कम है, यानी बहुत ही छोटी नदियां हैं। पहली बात, वेग भी बहुत अधिक है, वेग बहुत अधिक है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस को चलना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पश्चिमी घाट के कगार में तीव्र ढाल के सहारे प्रवाहित होती हैं। सही बात है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता है, पश्चिमी घाट से निकली सीधे अरब सागर में गिर गई जाके। ठीक है, इसकी वजह से इनकी जो ढाल है वो तेज होती है, तीव्र होती है, स्लोप ज़्यादा होती है। इस कारण इन नदियों में जलप्रपात बनता है, क्योंकि ये पहाड़ से निकल रही है, उसका ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं चलना है, तो ढाल स्लोप तेज रहती है, यहाँ पर जलप्रपात अच्छे तरीके से निर्माण होता है। देखो कौन कौन सी नदियां हैं। सह्याद्री से निकलकर, सह्याद्री मतलब क्या बताया था, सह्याद्री मतलब हमने बताया था पश्चिमी घाट। कौन सी घाट, पश्चिमी घाट। सह्याद्री का मतलब है पश्चिमी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, सबसे पहले बात आती है गुजरात से। गुजरात तक पश्चिमी घाट है ना वहाँ पे। तो पहली नदी है सतरंजी नदी। क्या नाम है, सतरंजी नदी। फिर दूसरी नदी है मादर नदी, मादर नदी। मतलब गुजरात में दो नदियां हैं जो अरब सागर में जल गिराती हैं, और सह्याद्री पर्वत बोले या फिर पश्चिमी घाट से बोले तो गुजरात की दो नदियां कौन सी हैं, सतरंजी नदी और मादर नदी। ये दोनों नदियां जो हैं अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, कहाँ पे गिराती हैं, अरब सागर में। कहाँ से निकलती हैं, सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट। अब इसके बाद गोवा में दो नदियां हैं, गोवा में दो नदियां हैं जो सह्याद्री पर्वत से निकलती हैं। पहली है मांडवी, दूसरी है जुआरी। मांडवी और जुआरी, ये दो नदियां हैं जो कि गोवा से निकलती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक। कर्नाटक से सह्याद्री पर्वत, वहां पर भी है ना, गोवा में है, गुजरात में है, केरल में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो पश्चिमी घाट से कहाँ पर कर्नाटक से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें सबसे पहली नदी जो है शरावती, और दूसरी जो है गंगावेली। शरावती और गंगावेली नदी जो है कहाँ से निकलती है, कर्नाटक की हैं। किस घाट से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहाँ पे अपना जल गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। तो हमें क्या क्या याद रखना है, कर्नाटक से कौन कौन सी नदियां हैं, शरावती और गंगावेली। और बाद क्वेश्चन पूछता है कि मांडवी नदी कहाँ की है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मांडवी नदी जो है गोवा की है। सतरंजी नदी कहाँ की है, गुजरात की है। मादर नदी गुजरात की। कर्नाटक की कौन कौन सी नदियां हैं, शरावती और गंगावेली। बात आती है केरल की। केरल में कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। पहली है भारतपुजा, पेरियार और पंबा। याद रखना, पंबा। केरल की कौन कौन सी नदियां हैं, भारतपुजा, पेरियार और पंबा। ये नदियां जो हैं केरल की हैं, जो कि पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री पर्वत से निकलती हैं। देखो ट्रिक्स जो है याद करने की, बाकी याद करना तो ये पढ़ लो। क्या लिखा है, सालू की माँ भानमती सोजा। ये ट्रिक क्या है, ये बताएगी वे नदियां जो कि अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। अब सा से पढ़ोगे तो साबरमती हो जाएगा, लू से पढ़ोगे तो लूनी हो जाएगा, माँ से पढ़ोगे तो माहे हो जाएगा, भा से पढ़ोगे तो भारत पूजा हो जाएगा या पेन्नारी। ठीक है, ना से पढ़ोगे नर्मदा हो जाएगा। फिर उसके बाद माँ से पढ़ोगे तो मांडवी हो जाएगा, ता से पढ़ोगे तापी हो जाएगा। फिर उसके बाद सो से पढ़ोगे तो सोम हो जाएगा, और जा से पढ़ोगे जाखम हो जाएगा। ये नदियां जो हैं, ये सब नदियां अपना पानी कहाँ गिराती हैं, अरब सागर पे। याद कर सकते हो तो ठीक, बाकी अब दो तीन बार पढ़ोगे तो खुद ही याद रहेगा। और आधे का काम तो आपका जो मतलब 50% काम तो ऑप्शन कर देगा, जब देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कहाँ पे आया है। फिर भी अगर याद करना चाहे तो इसको साइड पे लिख लेना। सालू की माँ भानमती सोजा, ये ऐसी नदियां हैं जो कि अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, अरब सागर में। तो सा से साबरमती, लू से लूनी, माँ से माहे, भा से भरत पूजा या पेन्नारी, ना से नर्मदा, माँ से मांडवी, ता से ताप्ती, सो से सोम, जा से जाखम। इसके अलावा जो है ये ट्रिक कौन सी है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल गिराती हैं। इनके से कोई एक याद कर लो तो बाकी जो ऑप्शन आएगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदियां जो हैं खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं,
तो जाहिर सी बात है जो एग्जामिनर है वो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में गिराने वाली नदियों को ही ऑप्शन में देगा ना। तो अगर एक ट्रिक याद है, यानी एक तरफ की नदियां याद है, तो हम दूसरी तरफ को एलिमिनेट कर देंगे उसको। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए एक ही याद होना चाहिए ना, अब लिखना तो है नहीं, अब लिखना होगा तो इतना तो याद ही रहेगा, 4-5 सब तो लिखना नहीं, 2-3 नदियों का नाम लिखना होता है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या ट्रिक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एमपी की गोद में रेखा का विलय, याद रखना, कुछ गलत ना समझना, एमपी की गोद में रेखा का विलय, ये नदियां ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। पहली है माहे नदी, फिर उसके बाद पेन्नार, एम से क्या होगा माहे, पी से पेन्नार, गो से गोदावरी, आर से रेखा, सॉरी स्वर्ण रेखा, देखो एम से महानदी, पी से पेन्नार, की से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जिसमें डैश लगा है वही होगा, ये का से कुछ नहीं होगा, गो से गोदावरी, माँ से कुछ नहीं होगा, रेखा से स्वर्ण रेखा, का से कावेरी, का से कृष्णा, बा से ब्राह्मणी और वी से वैगई। तो ये नदियां कौन सी हैं जो कि अरब सागर में न गिरा के अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। याद रखना है महानदी, पेन्नार, गोदावरी, गंगा, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, ब्राह्मणी, वैगई। अब कुछ और बात याद रख लो, जब देश आजाद हुआ तो उसमें बहुउद्देशीय योजना मतलब है कि एक काम के साथ कई काम किए जाएं। जैसे डैम बनाया जा रहा है, डैम बनाया जाएगा तो उससे क्या होगा, पानी की आपूर्ति होगी। ठीक है, बिजली बनाई जा सकती है, बिजली के साथ साथ खेतों की सिंचाई हो सकती है, जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पा रहा वहाँ पे पानी पहुंचाया जा सकता है ना। ये बहुउद्देशीय योजना मतलब ये होता है कि एक योजना के साथ कई काम इंक्लूड हों। तो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सबसे पहले जो नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, यानी जो काम हुआ हमारा दामोदर नदी पे, उसके विषय में देख लो। दामोदर नदी घाटी परियोजना के विषय में देखो, दामोदर नदी घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन कब बनाया गया, 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, एक कानून द्वारा अस्तित्व में लाया गया, भारत की पहली, मतलब ये भारत की पहली परियोजना थी, 7 जुलाई 1948। ठीक है, ये जो परियोजना थी कहाँ से प्रेरित थी, ये अमेरिका की एक परियोजना थी, टेनेसी घाटी परियोजना। अमेरिका में एक नदी है टेनेसी, उसमें उसी से प्रेरणा लेके भारत में एक योजना शुरू की गई, दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी दामोदर घाटी परियोजना। और बनाया क्या गया, दामोदर घाटी निगम, जो कि 7 जुलाई 1948 को कानून द्वारा अस्तित्व में लाया गया। ठीक है, कहाँ से प्रेरित थी, टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना कहाँ की थी, अमेरिका की थी। ठीक है, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनाई गई थी, उसी से प्रेरणा लेके भारत में कौन सी परियोजना शुरू की गई, दामोदर घाटी परियोजना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेनेसी घाटी परियोजना कहाँ की है, तो बताएंगे अमेरिका की थी। और दामोदर घाटी परियोजना कहाँ की है, ये इंडिया की है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दामोदर घाटी निगम लिमिटेड कब बना, 7 जुलाई 1948। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, दामोदर घाटी में, दामोदर नदी में 8 बांध बनाए गए। कितने बांध, 8, और एक बड़ा सा बैराज बनाया गया। दामोदर घाटी परियोजना में 8 बांध बनाए गए और इसके अंतर्गत एक बड़ा सा बैराज बनाया गया। ठीक है, फिर क्या दूसरी परियोजना जो हमारी स्टार्ट हुई, उसका नाम क्या था, भाखड़ा नागल, उसका नाम था, एक मिनट, उसका नाम था भाखड़ा नागल परियोजना। दूसरी परियोजना कौन सी थी, पहली थी दामोदर घाटी परियोजना, दूसरी थी भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। इसमें देखो, इसके तहत पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजनाएं हैं। मतलब ये 3 स्टेट थी, कौन कौन सी थी, पहली थी पंजाब, दूसरी राजस्थान,
तीसरी हरियाणा। ये 3 स्टेट मिलके, इन 3 स्टेट के लिए एक परियोजना चालू की गई जिसका नाम था भाखड़ा नागल डैम परियोजना। इसके अलावा भी और स्टेट थी जिनको लाभ हुआ, लेकिन मेन फोकस रखा गया था पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के लिए। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, सतलज नदी कहाँ है, सतलज नदी, ठीक, सतलज नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो क्या किया गया, भाखड़ा नागल डैम परियोजना के तहत सतलज नदी पर बांध, मतलब बांध का निर्माण किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत सतलज नदी पर पंजाब में भाखड़ा जगह है, कौन सी जगह है, भाखड़ा, तथा नागल कहाँ पे है, सॉरी, पंजाब के भाखड़ा तथा नागल नामक गांव के पास, पंजाब में ही एक जगह है भाखड़ा तथा नागल नामक गांव है। तो वहां पे क्या बनाया गया, बांध बनाया गया, नामक गांव के पास एक बांध निर्मित किया गया। कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे है, तो बताएंगे दामोदर नदी पे है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है, तो वो सतलज नदी पे है। ठीक है, भाखड़ा नागल आपसे पूछ लेता है कहाँ पे है, तो बता देंगे पंजाब में है जगह। ठीक, भाखड़ा नागल परियोजना के तहत क्या किया गया कि जो बांध बनाया गया है उसकी जो लंबाई रखी गई 226 मीटर, कितना, 226 मीटर। भाखड़ा नागल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला कौन सा है, टिहरी बांध है, लेकिन जो अभी दूसरा कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध है। कितना ऊंचा है, 226 मीटर। कहाँ पे बनाया गया है, पंजाब में। कौन सी नदी पे बनाया गया है, सतलज नदी पे। ये सब याद होना चाहिए। इस बांध में सतलज नदी का जल एक जलाशय के रूप में जमा हो जाता है, मतलब बांध से क्या होता है कि जो पानी है उसको एक जलाशय के रूप में जमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ठीक है, जलाशय के रूप में जमा होता है, जिससे हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर नामक झील का निर्माण हुआ। यानी जब ये बांध बनाया गया सतलज नदी पे 226 मीटर, तो हिमाचल प्रदेश में एक नहर बनाई गई, इसी के, उसका नाम क्या था, गोविंद सागर नामक, कौन सी नहर है, गोविंद सागर नामक झील का निर्माण किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए गोविंद सागर नामक झील जो है किस परियोजना के तहत बनाई गई थी, तो हम बताएंगे भाखड़ा नागल डैम परियोजना के तहत बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी, तो हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश में बनाई गई थी। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि सतलज नदी पे जो बांध बनाया गया था उसकी लंबाई कितनी थी, 226 मीटर थी। अब ये भी पूछ सकता है कि सतलज नदी पे जो बांध बनाया गया है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये सही बात है कि गलत, तो हम बताएंगे गलत है, क्योंकि सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। ठीक है, तो इतना याद होना चाहिए। इस परियोजना का लाभ किसको हुआ, जो भाखड़ा नागल डैम परियोजना बनाई गई उसका लाभ हुआ पंजाब को, जो कि टारगेट में था, राजस्थान इसके लिए भी टारगेट किया गया था, और हरियाणा। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश को फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ कि हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर नामक झील बना दी गई। ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली को भी इससे फायदा हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भाखड़ा नागल डैम परियोजना शुरू हुई थी उसके तहत 4 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश को लाभ हुआ। ठीक, अब इसके बाद तीसरी परियोजना कौन सी थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहली दामोदर घाटी परियोजना, दूसरी भाखड़ा नागल डैम परियोजना, दामोदर नदी पे दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, और भाखड़ा नागल डैम परियोजना सतलज नदी पे। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विषय में पढ़ो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की गई, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और राजस्थान के लिए की संयुक्त परियोजना थी। मतलब पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान ने फिर क्या किया, सहयोग किया एक दूसरे का, और इस परियोजना को स्टार्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो सतलज नहर थी, सॉरी सतलज नदी थी, या नहर सतलज, एक मिनट, सतलज तथा व्यास नदियों के संगम पर पंजाब में बने हरिके बांध से निकाली गई। मतलब
जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई थी वो सतलज नदी और व्यास नदी, कौन सी नदियां, सतलज और व्यास, इन दोनों नदियों के संगम में, जहां पर इनका संगम होता है वहां पर पंजाब में हरिके हरिके बांध से निकाली गई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पे बनाया गया था, तो सतलज और व्यास, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया था, पंजाब में, कौन सी जगह पे, हरिके पे, हरिके एक जगह है, हरिके बांध उसका नाम उसी से रख दिया गया, ठीक है, पंजाब में है। दूसरी बात, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसकी, किन 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 स्टेट यानी किन राज्यों की संयुक्त परियोजना थी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। इसका अधिकांश भाग कहाँ पे गया, राजस्थान में गया। बनाया गया पंजाब में, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हुआ राजस्थान में। क्यों, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की कमी वैसे भी है, तो इस वजह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो मेन फोकस था वो था राजस्थान के लिए। लेकिन पंजाब में बनाया गया तो पंजाब को फायदा होना चाहिए, हरियाणा को भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की कैपिटल सेम है। इससे भी लगा सकते हैं लॉजिक, बाकी तो फायदे के बिना कोई कुछ नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया, सतलज व व्यास, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया, पंजाब में। किस स्टेट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, राजस्थान को। सर्वाधिक लाभान्वित जो जो सबसे ज्यादा लाभ हुआ किसको, राजस्थान को। इसी के कारण राजस्थान का नाम क्या है, इसी के कारण राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, मतलब जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरू हो गई उससे क्या हुआ, राजस्थान में एक जिला है श्री गंगानगर, जिले को हरित क्रांति का लाभ सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ। यानी मेन टारगेट राजस्थान में एक जगह या एक जिला जो है, कौन सा, श्री गंगानगर, उसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। इसलिए इस जिले का क्या हुआ, हरित क्रांति का लाभ सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ। हरित क्रांति क्या थी, गेहूं की उपज ज्यादा हुई ना इससे। तो हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर है, तो बताएंगे सतलज और व्यास, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज्यादा किस स्टेट को फायदा हुआ, राजस्थान। राजस्थान में किस जिले को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, श्री गंगानगर जिला, ठीक। और इसके बाद क्या है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे बड़ी दूसरी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर, मतलब यही नहर जो है सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। अब इसके बाद आती है कोसी नहर परियोजना। ये परियोजनाएं स्टार्ट की गई जिससे कि जो बाढ़ की समस्या दूर हो जाए। कौन सी परियोजना, कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना मेन फोकस था बिहार में। बिहार में कोसी नदी को बिहार का सारो भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, ठीक है। इसकी वजह से वहां पे बाढ़ आती रहती है। तो कोसी नहर परियोजना के विषय में सुनो, किसकी किसकी थी, पहला भारत, दूसरा नेपाल, यानी नेपाल और भारत ने एक साथ मिलकर इस परियोजना पे काम किया। कौन सी परियोजना, कोसी नदी परियोजना किसकी थी, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना थी, ठीक है। क्या हुआ, इसके लिए भारत और नेपाल के मध्य 1954 यानी 1954 में एक समझौता हुआ। इसके तहत क्या हुआ, परियोजना के अंतर्गत कोसी नदी पर बांध बनाया जाएगा, बांध बनाना है। 1954 में बात हो गई। मुख्य उद्देश्य क्या था, बाढ़ से नियंत्रण, क्योंकि कोसी नदी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है और बिहार में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण था कोसी नदी थी। इस वजह से भारत की सरकार और नेपाल की सरकार से बात करके 1954 में एक समझौता हुआ जिससे बांध बनाने की बात तैयार हुई। मेन मुद्दा यह था कि बाढ़ की वजह से बिहार में काफी नुकसान होता था, तो इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को। तो हमें इसमें क्या याद रखना, कोसी नदी परियोजना 1954 में स्टार्ट हुई। किन दो देशों के बीच है, भारत और नेपाल के बीच है। किसके बीच, भारत और नेपाल के बीच। किस नदी पे है, नाम से ही कोसी नदी है। क्या बात हुई कि बांध बनाया जाएगा, मेन काम क्या था, बाढ़ पे नियंत्रण, ठीक है। और ये याद रखना, जो कोसी नदी परियोजना है, यानी कोसी नदी जो है बिहार में
कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, शोक मतलब दुखद। अब इसके बाद बात आती है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना के विषय में सुनो। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। किसकी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। किस नदी पे है, महानदी पे। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी की है, तो महानदी की है। किन दो स्टेटों के बीच है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जिला पे, कहां पे बनाई गई ये परियोजना, जो बांध बनाया गया, उड़ीसा के संबलपुर जिले पे। कौन सी परियोजना की बात हो रही है, हीराकुंड बांध। किस नदी पे, महानदी पे। इस बांध की लंबाई कितनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, 4.8। देखो यहाँ पे जो लिख दिया है गया है, इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, इसी हिसाब से इसमें लिखे हुए हैं, सारे शब्द कहीं ना कहीं यूज हुए हैं। तो एक हिसाब से आपका रिवीजन भी है और थोड़ा नॉलेज भी मिल जाएगा। किस बांध की लंबाई, इसकी बांध की जो लंबाई थी कितनी थी, कौन सा बांध की बात हो रही है, हीराकुंड बांध। कहाँ, किस नदी पे, महानदी पे। किस जगह पे, उड़ीसा पे। उड़ीसा के किस जिले पे, संबलपुर जिले पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जबकि तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई कितनी है। देखो इस बांध की कुल लंबाई कितना है, 4.5, लेकिन जहां से स्टार्टिंग पॉइंट से ले लिया जाए तो इसकी कुल लंबाई जो हो जाती है 25.8 किलोमीटर। अब बात आती है टिहरी बांध परियोजना। तो ये परियोजना इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे बनाई गई है, लोग बैठे हैं पता ही नहीं है। फिर पूछ लेगा टिहरी बांध परियोजना किस स्टेट की है, तब भी नहीं पता। तो इसकी वजह से हम पढ़ा रहे हैं आपको। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी और भिलंगना, याद रखना, उत्तराखंड में टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी और भिलंगना नदियों के संगम पर क्या बनाया गया, टिहरी बांध बनाया गया। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसमें एक बात ये याद रखनी है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, उत्तराखंड के स्थान जिसका नाम टिहरी है, वहां पर दो नदियां भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर इसका निर्माण किया गया। अब बात आती है नागा अर्जुन परियोजना। नागा अर्जुन परियोजना के विषय में सुन लो। नागा अर्जुन परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में एवं तेलंगाना में, किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। तो बस क्वेश्चन आपसे पूछेगा नागा अर्जुन बांध परियोजना किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। किन दो स्टेट पे है, आंध्र और तेलंगाना में। बात आती है फरक्का बैराज परियोजना। फरक्का बैराज परियोजना किस स्टेट में है, बताएंगे, पश्चिम बंगाल में है। किस नदी पे है, गंगा नदी पे है। गंगा नदी की जो हमने बताया था, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो धाराओं में टूट जाती है। एक का नाम भागीरथी होता है जो कि बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और दूसरी नदी होती है हुगली। तो हुगली नदी पे फरक्का बैराज डैम बनाया गया। फरक्का बैराज परियोजना शुरू की गई कौन सी नदी पे, हुगली नदी पे। अब इसके बाद बात आता है नाथपा झाकरी परियोजना। नाम देख लो, नाथपा झाकी परियोजना। नाथपा झाकी परियोजना कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा नाथपा झाकी परियोजना किस स्टेट की है, तो आप बता देंगे हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, इसके बाद पूछेगा किस नदी पे है, तो बता देंगे सतलज नदी पे है। कुछ भी पूछ सकता है ना क्वेश्चन में। तो हमें क्या बताना है, नाथपा झाकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। अब बात आती है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है केरल में है, किस नदी पे है, पेरियार नदी पे है। इडुक्की परियोजना केरल में है, पेरियार नदी पे है। फिर उसके बाद बात आती है तुलबुल नौहवन परियोजना। तुलबुल नौहवन परियोजना, तुलबुल नौहवन परियोजना कहाँ की है, तुलबुल नौहवन परियोजना जो है जेएनके मतलब जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पे है,
झेलम नदी पे। तुलबुल नौहन परियोजना जो है जेएनके में झेलम नदी पर है। इसको लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या है, विवाद है। पाकिस्तान बोलता है मेरा, मतलब भारत यहाँ पे डैम बना रहा है। अब पाकिस्तान बोलता है कि जो 1960 का समझौता हुआ था भैया, उसमें हमको झेलम नदी मिल गई थी, झेलम का 80% पानी हमको यूज करना है, आप डैम बना देंगे तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर जानते हो भारत क्या करता है, बनाता है, क्या कर लोगे। ठीक, तो इस वजह से विवाद है। फिर उसके बाद बात आती है तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी है, तुंगभद्रा परियोजना। आंध्र प्रदेश कर्नाटक, किसकी, आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ये आंध्र प्रदेश रहा, ये कर्नाटक रहा, इन दोनों की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तुंगभद्रा। इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी, नदी का नाम तुंगभद्रा है, वहां पर एक बांध बनाया जा रहा है। बांध से निकलने वाली नहरों से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को, जो बांध बनेगा, बांध से निकलने वाली जो नहरें बनाई जाएंगी उससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जिलों की सिंचाई की जाएगी। तो तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में एक डैम बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जिन जिलों में पानी की कमी है वहां पर नहरों द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसके बाद बात आती है मेट्टूर परियोजना। कौन सी परियोजना, मेट्टूर। इसमें देख लो, मेट्टूर परियोजना कर्नाटक तथा तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको बताना है मेट्टूर परियोजना किन दो स्टेटों की है, तो हम बताएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर उसके बाद ये किस नदी पे बनाई जा रही है, तो कावेरी नदी पे। किस नदी पे, कावेरी नदी पे। बात आती है चंबल परियोजना। चंबल के डाकू तो सुना ही होगा, अब चंबल की परियोजना भी सुन लो। चंबल परियोजना के विषय में सुनो। चंबल परियोजना जो है यमुना नदी पे बनाई जा रही है। किस नदी पे, सॉरी, चंबल परियोजना, चंबल खुद नदी है ना, चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो चंबल नदी के विषय में बताया जा रहा है कि चंबल परियोजना हम बना रहे हैं, लेकिन चंबल नदी के विषय में हमने बता दिया है चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चंबल परियोजना में काम किया जा रहा है। अभी बनाए, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसमें काम हो रहा है। तो ये याद रखना, चंबल नाम से ही चंबल नदी पे होगा। कहाँ पे है, एमपी और राजस्थान के बीच, सरकार के बीच सहयोग से काम हो रहा है। ठीक है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। अब सुनो, यहाँ पे क्या है, जैसे बनाया गया जवाहर सागर, इसमें क्या क्या काम हो रहा है चंबल परियोजना में। पहले जवाहर सागर बांध बनाया जाएगा, एक राणा प्रताप सागर बांध बनाया जाएगा, फिर उसके बाद गांधी सागर, यानी ये 3 काम होंगे किसमें, चंबल परियोजना में। पहला काम होगा जवाहर सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा गांधी सागर बांध। ये 3 काम होंगे चंबल परियोजना में। अभी काम इसमें हो रहा है। चंबल परियोजना के कार्यक्रम को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला गांधी सागर बांध, ठीक, तथा कोटा बैराज, गांधी सागर बांध तथा कोटा बैराज, एक काम ये है इसका। दूसरा काम है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा काम है जवाहर सागर बांध। तो ये 3 काम होने हैं चंबल परियोजना के अंतर्गत। तीनों याद रखना, पूछ सकता है ना कितने काम होने हैं चंबल परियोजना के अंतर्गत। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है व्यास परियोजना की। तो व्यास परियोजना के विषय में सुनो। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, कितनी सरकार हो गई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों द्वारा संयुक्त परियोजना के रूप में काम किया जा रहा है। कौन सी परियोजना है, व्यास। किस नदी पे है, व्यास नदी पे है। किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। कौन सी नदी, व्यास। अब बात आती है काकरा पारा परियोजना। काकरा पारा परियोजना जो है तापी नदी पे है। किस नदी पे है, तापी नदी पे। कौन सी, काकरा पारा परियोजना, नदी का नाम है तापी। तापी नदी के जल समुच्चय उपयोग के लिए गुजरात सरकार कार्य कर रही है। मतलब काकरा पारा परियोजना में गुजरात सरकार का ही सहयोग है। किस नदी पे है, ताप्ती नदी पे। इसका काम क्या किया जाएगा,
जब ये परियोजना शुरू हो गई तो इससे विद्युत और सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी, यह मतलब किया गया, सिंचाई और विद्युत के लिए ही काम इसमें किया गया। अब इसके बाद नर्मदा परियोजना, नर्मदा बचाओ अभियान इसी से संबंधित है। तो इसमें क्या हुआ, इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया, कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी पे। किस परियोजना के तहत, नर्मदा परियोजना के साथ। इसमें विवाद हुआ और ये काम पूरी तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो गया था आंदोलन नर्मदा बचाओ। मध्य प्रदेश गुजरात की संयुक्त सरकार के बीच का काम था, लेकिन ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अब बात आती है किसकी, भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद। देखो, अगर जल विवाद होता है तो इसके लिए क्या होता है, आर्टिकल 262 का यूज किया जाता है। ठीक, तो इसमें सुन लो क्या है, भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, ये जो डाटा हम आपको बताने जा रहे हैं ये भारत सरकार की जो जल मंत्रालय है उससे संबंधित रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सुन लो क्या क्या है। इसमें ये हुआ है कि संविधान की 7वीं अनुसूची थी, ठीक है, अभी भी थी नहीं, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो जल का संबंध था वो राज्य के विषय में था, लेकिन दो स्टेट के बीच जब विवाद हुआ, इसको देखते हुए संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें एक आर्टिकल 262 इंक्लूड किया गया। ये एक विशेष संबंध रखता है। वैसे जो जल है वो किसका संबंध है, राज सूची का विषय है। 7वीं सूची में राज सूची के विषय में जल का प्रावधान स्टेट के लिए रखा गया था, लेकिन ये जो आपस में स्टेट में लड़ाई ना हो उसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद है 262, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, विशेष प्रावधान करता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रावधान कर सकती है अंतर्राज्यीय जल विवाद के केस में। तो इस प्रकार अनुच्छेद 262 केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में विशिष्ट शक्तियां देता है। तो याद क्या रखना है, अगर जल विवाद होता है तो इसके तहत किस आर्टिकल का यूज करके केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो बता देंगे अनुच्छेद 262। फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि जल जो है किस का विषय है, जल किसका विषय है, जल राज सूची का विषय है, लेकिन दो स्टेट के बीच विवाद ना हो इसके लिए 262 अनुच्छेद संविधान में है, जिसमें केंद्र सरकार को एक स्पेशल पावर देती है कि दो स्टेट के बीच जो समझौता ना हो पा रहा हो तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो भी निर्णय देगी उसको मानना होगा दोनों स्टेट को। तो ये विशिष्ट शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद, इसमें देख लो, इसमें क्या है, संबंधित राज्य कृष्णा नदी से कौन कौन से राज्य संबंधित है, पहला है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यानी कृष्णा नदी जल विवाद 3 स्टेट के बीच है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कृष्णा नदी जल विवाद किन स्टेट के बीच है, इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, तो आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश। या फिर पूछ लेगा किन स्टेट के बीच, मतलब कौन सी स्टेट है जिसमें कृष्णा नदी जल विवाद इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन देगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, तो आप बताएंगे तेलंगाना इंक्लूड नहीं है। इस विवाद पर अभिकरण का अंतिम निर्णय हो चुका है, मतलब ये एक हिसाब से इसको समझौता हो चुका है अनुच्छेद 262 के तहत। फिर इसके बाद नर्मदा जल विवाद, नर्मदा जल विवाद के विषय में देख लो। इस विवाद पर अभिकरण का अंतिम निर्णय हो चुका है, मतलब इसमें भी 262 का अनुच्छेद जो है उसने अपना समझौता दे दिया है, ये सब लोग मान गए हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्टेट शामिल है ये पूछ लेता है कि नर्मदा नदी जल विवाद में कौन कौन सी स्टेट शामिल है, तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट ऐसी हैं जिनके बीच नर्मदा
जल विवाद था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। गोदावरी नदी जल विवाद किनके के बीच है? इस विवाद पर अभिकरण का अंतिम निर्णय हो चुका है, मतलब गोदावरी वाले का भी काम हो चुका है, इसमें भी उसने अपना निर्णय दे दिया। किसने? जो कि 262 के तहत, 200 अनुच्छेद 262 के तहत केंद्र सरकार को विशिष्ट शक्ति थी, उसके तहत इसका भी समाधान किया गया है। इसमें कौन कौन सी स्टेट शामिल है? क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि गोदावरी नदी जल विवाद में कौन कौन सी स्टेट शामिल है। तो सबसे पहले बताएंगे कि आंध्र प्रदेश शामिल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तो किसी को दिक्कत नहीं आती, ये सोचते हैं ये तो शामिल होंगी। मेन दिक्कत एमपी में भी नहीं आएगी, लेकिन ये नहीं सोच पाता कोई भी कि उड़ीसा भी शामिल होगा, और ये उड़ीसा शामिल है, तो यहीं पे ये गलत हो जाता है ना। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश और उड़ीसा गोदावरी नदी जल विवाद पे इंक्लूड है। हाँ, एक यहाँ पे अगर तेलंगाना दे देता है तो वो सोचते हैं आंध्र प्रदेश है तो तेलंगाना भी इंक्लूड होगा, नहीं है, तेलंगाना नहीं है। ठीक है, अब बात आती है रावी व्यास जल विवाद। रावी व्यास नदी पर जो है इसका जल विवाद, इससे संबंधित कौन कौन से स्टेट हैं? तो हम बताएंगे पंजाब शामिल है इसमें रावी व्यास पे, हरियाणा भी शामिल है और राजस्थान, यानी 3 स्टेट हैं जिनके बीच रावी व्यास का जल विवाद है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। फिर बात आती है कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद के विषय में सुन लो। कावेरी जल विवाद जो है कौन कौन सी स्टेट शामिल है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछेगा कौन कौन सी स्टेट हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। ये याद रखना, कर्नाटक, कावेरी जल विवाद की बात हो रही है, कर्नाटक, केरल के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये 4 स्टेट हैं जिनके बीच ये जल विवाद है। कौन सी? एक केरल है, दूसरी कर्नाटक, तीसरी तमिलनाडु और चौथी पुदुचेरी, इनके बीच कावेरी जल विवाद है। अब इसके बाद देखो बसंधारा, ये याद रखना, बसंधारा नदी जल विवाद। अब ये सोचेंगे अब गोदावरी, कावेरी, कृष्णा सब तो पढ़ लिया, लेकिन नर्मदा भी पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा हमने बसंधारा नदी जल विवाद। और क्वेश्चन जो एग्जामिनर है यहीं से बना दिया कि बताएं बसंधारा नदी जल विवाद किसके बीच है, किन 2 स्टेट के बीच है? तो सब तो बोलेंगे ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मतलब जो हमसे पढ़े हुए हैं बता देंगे अरे भैया यही 2 तो अभी पढ़ाया गया था, तो ये बता देंगे। कुछ भी पूछ सकता है भाई, कोई कंफर्म थोड़ी है। तो बसंधारा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगला चैप्टर चालू होता है जिसका नाम है भारत की जलवायु। तो क्या करते हैं, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं भारत की जलवायु। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।